आर्थिक नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में हमने आर्थिक नियोजन की समयावधि की चर्चा की और उसमें मैंने आपको बताया कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई और योजनाबद्ध विकास और आर्थिक नियोजन को आज तक प्रारंभ हुए 7 दशक की समयावधि पूरी हो चुकी। तो उसमें आर्थिक नियोजन के स्थान पर आर्थिक उदारीकरण के बारे में मैं संशोधन करना चाहूँगा कि आर्थिक नियोजन के 7 दशक हुए हैं और भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई वो 1991 में हुई और उस समय खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट के समय जो अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई थी और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों को 1991 में लागू किया गया। तो आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए 3 दशक का समय पूरा हुआ है। उस समय आर्थिक उदारीकरण में 7 दशक का त्रुटिवश से उल्लेख हो गया था। तो आर्थिक नियोजन की समयावधि 7 दशक की हो चुकी और आर्थिक उदारीकरण 1991 और वर्तमान में 2021 तो 3 दशक की समयावधि हुई। जहाँ तक आर्थिक उदारीकरण की बात है तो और आर्थिक नियोजन की बात है तो आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी आर्थिक जो नियोजन है वो क्रियान्वयन में है और विगत में भारतीय योजना आयोग और आज के दौर में नीति आयोग के दिशा निर्देश में भारत में योजनाबद्ध विकास और विकास की जो दिशा है वो निर्धारित की जा रही है। तो आर्थिक उद्देश्यों की ही हम निरंतरता में भारत में जो आर्थिक नियोजन के जो आर्थिक उद्देश्य हैं उनमें अब हम आर्थिक विषमता में कमी को लेते हैं, डिक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो भारत में आर्थिक नियोजन के माध्यम से रोजगार वृद्धि के जो प्रयास है वो इस प्रकार किए जाते हैं कि गरीब व्यक्तियों की आय में अधिक वृद्धि हो और गरीबों के उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीब लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए जो योजनाएं आर्थिक नियोजन में बनाई जाती है उससे धनिकों और गरीबों के बीच असमानता कम होती है। विकासशील देशों में आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर दृष्टिगोचर होती है और आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण करना होता है। इससे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर होती है। भारत में आर्थिक विषमता को कम करने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम्स लागू किया गया। तो आर्थिक नियोजन में नियोजक इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि आय का अधिक भाग गरीब लोगों को प्राप्त हो। नियोजकों के प्रयास के बावजूद, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि आय का वितरण न्यायोचित हो। आय का वितरण समान नहीं होने से समाज में असंतोष पनपने लगता है। अतः आर्थिक नियोजन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो आर्थिक असमानता को कम करना होता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, जिस प्रकार आर्थिक विषमता वो एक प्रमुख आर्थिक समस्या होती है, उसी प्रकार क्षेत्रीय विषमता भी है। और विकासशील देशों में कुछ क्षेत्र विकास के मामले में बहुत आगे होते हैं और कई क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो
जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, ये आर्थिक विकास की दौड़ में आगे है। इसके विपरीत जैसे बिहार है और उत्तरी पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है, राज्य है, वो विकास के मामले में अपेक्षाकृत पीछे है। तो आर्थिक नियोजन में संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं विकास की दृष्टि से, तो उनके विकास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे भारत में नियोजित विकास के दौरान राजस्थान के मरुस्थल में सिंचाई विकास और पेयजल मुहैया कराने को प्राथमिकता दी गई। होजपेट, स्लेम तथा मथुरा में आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी गई। तो इस प्रकार के निर्णयों से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलती है। अगला आर्थिक उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है, उपलब्ध सीमित संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना होता है। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता होती है, किंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव में इनका समुचित विदोहन नहीं हो पाता और इस कारण ये देश पिछड़े रह जाते हैं। विकासशील देशों में प्रभावी लोग संसाधनों का बड़ा भाग अपने लाभ के लिए काम ले लेते हैं। तो आर्थिक नियोजन में उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है, यथा भूमि, वन, जल, खनिज का अधिकाधिक लोगों के हित में उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन से तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक स्थायित्व। दुनिया के अनेक देश बढ़ती मुद्रास्फीति की समस्या से ग्रसित हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बढ़ती महंगाई मुखर समस्या है। महंगाई के संबंध में जो के.एन. भट्टाचार्य का जो कथन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। घाटे की वित्त व्यवस्था की तुलना अग्नि से की जा सकती है। अगर इसका नियमन नहीं किया जाए तो यह भारी बर्बादी उत्पन्न कर सकती है, परंतु यह नियमन के साथ प्रकाश एवं गर्मी प्रदान करती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा औषधि की भांति थोड़ी मात्रा में ही लिया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति से अच्छी कारगर योजनाएं भी सफल होने में कई बार सफल नहीं हो पाती है और आर्थिक नियोजन में मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए और आर्थिक स्थायित्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बनाए रखने के लिए उत्पादन, वितरण, मांग आदि का इस प्रकार समन्वय किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास की गति भी बढ़ती रहे और मुद्रास्फीति नियंत्रण में भी रहे। अगला बिंदु है कृषि विकास। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि आज भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। विगत में तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, किंतु किसानों की जो माली हालात है वो बेहतर नहीं है और भारत में नियोजन का जो एक उद्देश्य है वो कृषि विकास रहा और पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को काफ़ी प्राथमिकता दी गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना तो भारत में कृषि प्रधान ही थी और बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि एवं संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको काफ़ी प्राथमिकता दी गई। अगला आर्थिक उद्देश्य है औद्योगिक विकास। आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण संभव नहीं है। विकासशील देश
औद्योगिकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े हैं और आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक विकास की गति को तेज करना होता है। दुनिया के जो अनेक देश हैं औद्योगिकरण के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी। औद्योगिक विकास आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आर्थिक नियोजन के संबंध में कहा कि भारत में नियोजन की नीति औद्योगिकरण की है। जो आर्थिक नियोजन भारत में आत्मसात किया गया और नियोजन को आगे बढ़ाने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखिए उन्होंने बिल्कुल नियोजन के उद्देश्यों में साफ कहा कि भारत में जो नियोजन का जो लक्ष्य है, जो नीति है, वो औद्योगिकरण की है। और इसी कारण पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई। आज जापान आर्थिक जगत का सिरमौर है और जापान ने औद्योगिक विकास से ही प्रमुख समस्याओं का हल किया। जापान का औद्योगिकरण एक तरह से विकासशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो नियोजन के माध्यम से औद्योगिक विकास को तेज करने का प्रयास किया जाता है।